हे फ्रेंड्स, वेलकम टू जकी राजपूत। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज की वीडियो आपको बहुत ही मज़ा देने वाली है क्योंकि इसमें थ्रिलर, एक्शन और एडवेंचर सब कुछ भर कर डाला गया है। लेकिन वीडियो का मज़ा लेने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल पर पड़ी दूसरी वीडियोस का भी विजिट ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और अब मजीद वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम कोरिया की फौज को देखते हैं जिसे दुश्मन फौज ने हरा दिया था, और इसके चलते कोरिया के बादशाह ने अपने मुल्क का सारा सोना एक पानी वाले जहाज में डालकर एक अनजान जजीरे पर छुपा दिया ताकि उनके मुल्क का सोना किसी दुश्मन के हाथ ना लग सके। और अब सीन कट होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहां कुछ चोरों को समुद्र के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना पीने के लिए साफ पानी। और उन चोरों का लीडर, जिसका नाम मोचिन है, वो अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ डाकुओं का एक जहाज आ जाता है जिसकी कैप्टन का नाम हेरिंग है। हेरिंग को उन पर तरस आ जाता है और वो उनको जहाज में ले लेती है। और इतने में 3 महीने गुजर जाते हैं जहां उनमें से एक आदमी उन पायरेट्स से पूछता है, तुम लोग पायरेट्स हो या मछुआरे, क्योंकि मैं 3 महीने से ये सी फूड खा खा कर तंग आ चुका हूँ। जिसके बाद वो पायरेट उसे बताता है कि हम लोग सिर्फ जापानी जहाज़ों को लूटते हैं। जिसके जवाब में वो आदमी कहता है कि यही तो तुम लोगों की गलती है। समुद्री लुटेरों का काम होता है हर जहाज को लूटना, तुम्हें कारोबारी जहाज़ों को लूटना चाहिए। और इतना बोलकर वो आदमी सी फूड को डेक पर फेंक देता है, जिसे देखकर हेरिंग बहुत गुस्से में आ जाती है और वो पूछती है कि इसको जमीन पर किसने गिराया। और इसी बात पर चोरों और लुटेरों में बहस होने लगती है, जिस पर चोरों का लीडर मोचिन उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए, ना कि हेरिंग की। अभी उनके बीच इस चीज में बहस हो ही रही होती है कि तभी उनको एक जापानी जहाज नजर आता है जिसे वो लूटने के लिए जहाज को उसके पास ले जाते हैं। वहां पहुंचकर मोचिन सबको कहता है कि मैं इस जहाज को अकेले ही लूटूंगा क्योंकि मैं सबसे अच्छा तलवारबाज हूँ। मोचिन की ये बात सुनकर हेरिंग को उस पर काफी हंसी आती है, लेकिन वो फिर भी उसको एक मौका दे देती है। और फिर मोचिन उस जहाज में जाकर उन जापानी लोगों से लड़ने लगता है, जिससे पता चलता है कि मोचिन वाकई एक बेहतरीन तलवारबाज है। थोड़ी देर बाद हेरिंग और उसके साथी भी आकर उन जापानी लोगों का मुकाबला कर उन्हें हरा देते हैं, जबकि हेरिंग का एक आदमी पूरे जहाज की तलाशी लेकर उसे बताता है कि जहाज में कुछ भी नहीं है और ना ही इनके पास कोई खाने पीने की चीज बची है। जिस पर हेरिंग बहुत गुस्से में आकर उस आदमी से पूछती है कि तुम बिना खाने पीने के इस समुद्र में क्या कर रहे हो। जिस पर एक छोटा बच्चा उसे बताता है कि हम लोग खजाने की तलाश में निकले हैं, लेकिन रास्ता भटकने की वजह से हमारा सारा खाना पीना खत्म हो चुका है। वहीं चोरों में से एक आदमी जापानी लड़के की बातों को ट्रांसलेट करके उन्हें बता रहा होता है, जिसके बाद वो उस खजाने के नक्शे को लेकर अपने जहाज में वापस आ जाते हैं। नक्शे को देखकर हेरिंग तय करती है कि वो लोग खजाने को ढूंढेंगे और उसको फॉलो करते हुए वो एक जजीरे पर पहुंचते हैं। वहां मोचिन को एक बैल नजर आती है, जिसे देखकर वो कहता है कि मैं 3 महीने से मछली खाकर तंग आ चुका हूं, अब मैं इस बैल को खाऊंगा। और ये बोलकर वो उसके पीछे भागने लगता है और उसके साथी भी उसके पीछे भागने लगते हैं। और वहां हम देखते हैं कि वो एक बैल नहीं था बल्कि बहुत सारे बैल भागकर उस तरफ आ रहे थे। मोचिन उन बैलों में फंस जाता है, जिससे उसके बाकी दोस्तों को लगता है कि वो मर गया, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत एक पहाड़ की चोटी से लटका होता है, जहां उसे एक हाथी का दांत नजर आता है। वो उस दांत को लेकर ऊपर आ जाता है। हेरिंग उस दांत को देखकर समझ जाती है कि उस नक्शे में जो दांत जैसी चीज बनी हुई थी वो यही है। दरअसल उस दांत पर आगे का नक्शा बना हुआ था, जिसकी मदद से वो आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। लेकिन मोचिन, जो वो उन चोरों का सरदार था, वो येरिंग से बहस कर लेता है। उसे लगता है कि येरिंग ने जब से उन्हें बचाया है तब से उसके साथी येरिंग को अपना लीडर मानने लगे हैं और मोचिन की बात कोई नहीं सुनता था। जिस पर येरिंग कहती है कि अब से यहाँ की कैप्टन मैं हूँ, जिसे भी मेरे जहाज में खजाने की तलाश में जाना है वो अब से पायरेट्स कहलाएगा। ये सुनकर मोचिन कहता है कि मुझे पायरेट बनने का कोई शौक नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ मोचिन के सारे साथी येरिंग के साथ उसके जहाज पर चले जाते हैं, जबकि मोचिन उस जजीरे पर अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ हम येंगसू नाम के एक जनरल को देखते हैं, जो अपने राजा को बता रहा था कि मुझे उस खजाने का रास्ता पता है, मैं उस खजाने को ढूंढ सकता हूँ। वहाँ दूसरी तरफ हम येरिंग को देखते हैं, जो जजीरे से कुछ ही दूर अपना जहाज लेकर मोचिन के इंतजार में खड़ी होती है, लेकिन मोचिन जहाज पर नहीं आता। फिर रात के वक्त येरिंग का एक आदमी उसे आकर बताता है कि हाथी दांत चोरी हो गया है, जिस पर येरिंग समझ जाती है कि ये मोचिन ने ही चुराया होगा। जिसके बाद येरिंग एक तलवार लेकर उस जजीरे पर वापस आती है, जहां एक लकड़ी के बने घर में उसे मोचिन मिलता है। वो मोचिन को कहती है कि मुझे अभी के अभी वो हाथी का दांत चाहिए।
जिस पर मोचिन उसे कहता है कि वो हाथी दांत मेरे पास नहीं है, वो हाथी दांत मेकी के पास है। दरअसल मोचिन कुछ समय बाद चुपके से उस जहाज पर आ गया था जहां पर मोचिन और मेकी उस हाथी दांत को चुराकर छोटी नावों के जरिए उस जजीरे पर वापस आ गए थे। लेकिन मोचिन के सोने के बाद मेकी उस दांत को लेकर शहर की तरफ चल पड़ा ताकि वो राजा को वो दांत देकर अच्छी रकम हासिल कर सके। और अब फिल्म के अगले सीन में हम मेकी को राजा के पास देखते हैं। ये उस समय की बात है जब कोरिया से राज परिवार की हुकूमत खत्म हो चुकी थी, लेकिन राज परिवार के वंशकों के पास अब भी बहुत सारी दौलत थी, लेकिन उनके पास अब ना कोई फौज थी और ना उनकी हिफाजत करने के लिए कोई गार्ड्स थे। माइकी राजा को कहता है कि उसके पास खजाना ढूंढने का नक्शा है, जिस पर राजा उसकी बात ना मानते हुए कहता है कि ऐसा कोई भी खजाना इस दुनिया में नहीं है। इसलिए राजा उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं देता और इतने में मोचिन हेरिंग और उसके साथी वहां आ जाते हैं, जो हाथी दांत के साथ साथ माइकी राजा और उसकी बेटी को भी बंदी बनाकर जहाज पर ले आते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि मोचिन उस हाथी दांत को समुद्र में फेंकने की येरिंग को धमकी देता है, लेकिन येरिंग के काफी समझाने के बाद मोची उसे हाथी दांत दे देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मोचिन येरिंग को पसंद करने लगा है, लेकिन साथ ही साथ वो खुद को लीडर दिखाने के चक्कर में येरिंग की बेइज्जती करने में भी पीछे नहीं हटता। और अब सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा अपने जनरल येंगसू से पूछ रहा होता है कि तुम उस खजाने के बारे में कैसे जानते हो, जिस पर वो बताता है कि जिस सेनापति ने उस खजाने को छुपाया था, मैंने उसकी बीवी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करके उस खजाने का पता लगवा लिया है। और इसके बाद वो खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येरिंग का एक साथी हाथी दांत पर कपड़ा लपेटकर उस पर लिखे लफ्जों को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे उस भाषा की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। और फिर मोचिन उस भाषा को देखकर उन्हें बताता है कि उस खजाने का रास्ता एक नदी से होकर जाता है जो समुद्र के नीचे बहती है, और वो नदी वहां पर मिलेगी जहां एक पत्थर के नीचे से समुद्र बहता हो। मोचिन की ये बात सुनकर येरिंग उसे बताती है कि मैंने ऐसी जगह देखी हुई है। इसके बाद वो एक विशाल पत्थर के पास पहुंचते हैं जिसके नीचे बहुत सारे भंवर थे। वो लोग उन भंवर के पास पहुंचकर पानी में छलांग लगा देते हैं और पानी की गहराई में जाने के बाद वहां नीचे पानी का बहाव इतना तेज था जैसे कोई नदी बह रही हो। वो उस बहाव के साथ बहते हुए एक गुफा से निकलते हैं। वहां उन्हें काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो सब लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन तभी मोचिन के बाल हवा से हिलने लगते हैं, जिसके बाद मोचिन समझ जाता है कि गुफा की दूसरी तरफ कोई खुली जगह है जहां खजाने को छुपाया गया है। लेकिन वो ये बात येरिंग को बताने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो येरिंग से कहता है कि अगर तुम इन लोगों के लीडर हो तो इन लोगों को खजाने तक पहुंचने का रास्ता बताओ। ये सुनकर येरिंग का एक साथी मोचिन से लड़ने लगता है और मोचिन उस आदमी को उठाकर उस तरफ फेंकता है जिस तरफ से हवा आ रही थी। उस आदमी के वहां गिरने की वजह से उस गुफा का रास्ता खुल जाता है और ये लोग गुफा से होते हुए उस तरफ चले जाते हैं। गुफा के उस पार उन सबको बहुत सारी चांदी मिलती है, जिसे देखकर मोचिन के अलावा बाकी सब लोग खुश हो रहे होते हैं। लेकिन मोचिन को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो कहता है कि इस खजाने में सिर्फ चांदी ही क्यों है, जबकि शाही खजाने में सोना भी होना चाहिए। इसका साफ मतलब है कि असली खजाने को कहीं और छुपाया गया है। वहीं आसपास नजर मारने पर उन्हें एक झंडा दिखाई देता है और उस झंडे को गौर से देखने के बाद उन्हें ड्रैगन के मुंह में एक नक्शा नजर आता है। और तभी वहां जनरल येंगसू और उसके साथी आ जाते हैं। वो गोला बारूद के साथ उन सब पर हमला कर देते हैं। इसके बाद कुछ सैनिक येरिंग के लोगों पर तीर चलाने लगते हैं, जिसके जवाब में येरिंग और मोचिन उन सब के साथ लड़ने लगते हैं। और इसी लड़ाई में जनरल येंगसू भी आ जाता है, जो मोचिन को देखते ही पहचान जाता है। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जनरल येंगसू और मोचिन टामा राजा की आर्मी में ऑफिसर्स थे। लेकिन जंग के दौरान येंगसू अपने घायल साथियों की जान ले लेता है। उसका मानना था कि उसके साथी या तो जंग में लड़ेंगे या जिंदा नहीं जाएंगे, इसलिए वो अपने घायल सैनिकों को मार दिया करता था। इसीलिए मोचिन और उसमें दुश्मनी हो गई, जो अब भी कायम है। और अब प्रेजेंट टाइम में येंगसू और मोचिन लड़ रहे होते हैं, जबकि येरिंग और उसके साथी कब का उस गुफा से निकलकर अपने जहाज पर पहुंच चुके थे। वहां दूसरी तरफ मोचिन येंगसू से हारने लगता है और तभी वो चांदी के बक्से पानी में फेंक देता है और उनसे बंधी रस्सी के जरिए वो पानी के अंदर जाने लगता है। और जनरल येंगसू भी उसका पीछा करता हुआ पानी के अंदर जाता है, लेकिन सांस ना लेने की वजह से वो वापस ऊपर चला जाता है। लेकिन मोचिन उस रस्सी में हाथ फंसने की वजह से पानी की गहराइयों में चला जाता है। लेकिन ठीक वक्त पर वहां येरिंग आ जाती है और उसकी रस्सियों को काट देती है और उसे लेकर समुद्र की सतह पर जाने लगते हैं। लेकिन समुद्र की सतह तक पहुंचने से पहले ही येरिंग बेहोश हो जाती है। तभी वहां एक बहुत बड़ी व्हेल मछली आती है, जो उन दोनों को अपने मुंह में डालकर अपने सांस लेने वाले छेद से बाहर निकाल देती है, जो वो हवा में उड़ते हुए अपने जहाज पर वापस आ गिरते हैं। लेकिन इस सब में वो सारी चांदी वो व्हेल मछली खा लेती है। वहां दूसरी तरफ येंगसू उस झंडे में बने नक्शे को देखकर समझ जाता है कि असली सोने को कहां छुपाया गया है।
इसके बाद हम येरिंग, मोचिन और उसके साथियों को देखते हैं जो उस झंडे को उस गुफा से लाने का प्लान बना रहे होते हैं। और तभी वहाँ राजा की बेटी ग्योन उन्हें बताती है कि वो झंडा जरूर माइकी के पास होगा। इसके बाद वो सभी लोग मैकी को बांध देते हैं, लेकिन मैकी उन्हें बताता है कि वो झंडा मेरे पास नहीं है। माइकी अपनी बात पूरी करने के लिए उन्हें बताता है कि मुझे उस झंडे पर बने नक्शे वाली जगह का पता है, लेकिन वहाँ हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल माइकी बचपन से ही पायरेट्स के साथ पला बड़ा था और उसने बचपन में ही वो जगह देख ली थी, इसलिए माइकी को उस जगह का रास्ता पता था। यानी अब वो बिना उस नक्शे के भी उस खजाने को ढूंढ सकते हैं। लेकिन माइकी उन सब के सामने एक शर्त रखता है और कहता है कि अगर उसे इस जहाज का कैप्टन बना दिया जाए तो वो उन सबको उस टापू तक ले जाएगा। इसके बाद येरिंग माइकी को जहाज का कैप्टन बना देती है और खुद सब लोगों के लिए खाना बनाने चली जाती है, लेकिन उसका खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होता और सब लोगों को बहुत ही बुरा लगता है। कुछ लोग खाने को गिरा देते हैं, लेकिन मोचिन उसके बावजूद भी उसके खाने की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि वो येरिंग को पसंद करने लगा था। इसके बाद वो समुद्र के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां हर वक्त बिजली गिरती रहती है और हर वक्त तूफान आता रहता है। और इसके बाद उनके जहाज पर बिजली गिरने लगती है, जिससे उनके जहाज का बहुत नुकसान होता है। वहाँ दूसरी तरफ जनरल येंगसो भी अपने साथियों के साथ एक जहाज में उस तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसने अपने जहाज के साथ बहुत बड़ी बड़ी पतंगे बांध रखी होती हैं, जिससे बिजली उन पतंगों पर गिरकर नीचे चली जाती है और उनका जहाज बिल्कुल सुरक्षित रहता है। वहाँ दूसरी तरफ येरिंग और उसके साथी उस टापू पर पहुंच जाते हैं, जहाँ मोचिन माइकी को ताना मारते हुए कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन, जिस पर माइकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन कैप्टन होने के नाते वो अपने सब साथियों को इधर उधर गड्ढे करने को कहता है। मोचिन और येरिंग को एक पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर लगातार बिजली गिर रही होती है और मोचिन कहता है कि हो ना हो खजाना यहीं पर छुपाया गया है। इसलिए मोचिन येरिंग को वहीं रुकने को कहता है और खुद पहाड़ी पर चढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ माइकी के फालतू ऑर्डर की वजह से सारे पायरेट्स उसके खिलाफ होकर उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। माइकी उन सब से भागता हुआ एक जगह जाकर छुपता है जहां उसे एक पेंगुइन दिखाई देता है और उसके चोंच में उसको सोने की ईंट दिखाई देती है और सब पायरेट्स माइकी का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद माइकी उन सबको बताता है कि मैंने यहाँ अजीब सा पक्षी देखा जिसके मुंह में एक सोने की ईंट थी, लेकिन तब तक वो पेंगुइन वहां से जा चुका था, जिससे उन सबको लगता है कि माइकी झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी वो पेंगुइन वापस उन सबके सामने आ जाता है, जिसकी चोंच में सोना देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर मोचिन को नजर आता है कि जमीन पर बहुत सारे भाले खड़े हैं और वो बिजली लगातार उन भालों पर गिर रही है। और उसी समय वहाँ येंगसू अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मोचिन उन सबको छुपकर देख रहा होता है। फिर येंगसू के कहने पर उसके कुछ साथी उन भालों को जमीन से उखाड़ने लगते हैं, लेकिन बिजली गिरने की वजह से उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी येंगसू को उनमें से एक भाले पर चोयोंग का झंडा लगा नजर आता है और क्योंकि वो कोरिया के गोर्यो साम्राज्य का आखिरी सेनापति था, इसलिए येंगसू समझ जाता है कि उस भाले के नीचे ही खजाना है। वो खुद उस भाले को पकड़कर जमीन से उखाड़ता है, लेकिन उस भाले पर कोई बिजली नहीं गिरती, यानी कि उसका अंदाजा ठीक था। फिर उसके साथी उस भाले वाली जगह से जमीन खोदकर एक बक्सा निकालते हैं, जिसे खोलने पर उन्हें कोई खजाना नहीं बल्कि एक ड्रैगन का मुखौटा मिलता है। जिसके बाद एक सैनिक की नजर मोचिन पर पड़ जाती है और वो उसे मारने के लिए उस पर तीर चला देता है, जिससे बचने के लिए मोचिन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो उस ड्रैगन वाले मुखौटे को छीनकर अपने पास रख लेता है और येंगसू को तलवारबाजी का मुकाबला करने का चैलेंज करता है। इधर येंगसू के साथी येरिंग के जहाज पर मौजूद बाकी के लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर येरिंग और उसके साथी भागते हुए जहाज की तरफ जाते हैं ताकि वो अपने बाकी साथियों को बचा सके। और कुछ लोग मोचिन की मदद के लिए पहाड़ की चोटी पर चले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ माइकी ने उस पेंगुइन के पैर में रस्सी बांध रखी होती है, लेकिन वो पेंगुइन समुद्र की तरफ भागने लगता है और माइकी भी उस रस्सी को पकड़कर पेंगुइन के पीछे समुद्र के अंदर चला जाता है। वहाँ पहाड़ी पर मोचिन और येंगसू की लड़ाई के दौरान वो ड्रैगन वाला मुखौटा पहाड़ी से नीचे समुद्र में गिर जाता है, जहाँ माइकी पहले से ही मौजूद था। अब माइकी उस मुखौटे को उठाकर देखता है कि वो जिस जगह है वहाँ पर बिल्कुल उसके सामने मुखौटे जैसी दिखने वाली गुफा है, यानी कि वो खजाना इस गुफा के अंदर है। वहाँ दूसरी तरफ येरिंग और उसके साथी येंगसू के बाकी सब साथियों को मार गिराते हैं, जबकि माइकी को उस गुफा में सोने से भरा हुआ एक जहाज मिलता है और वो उस जहाज को लेकर येरिंग के पास पहुंच जाता है। उधर पहाड़ी पर येंगसू मोचिन को घायल कर देता है, लेकिन आखिरी समय पर मोचिन एक तलवार और आसमान से गिरने वाली बिजली की मदद से येंगसू को मार गिराता है। और इसके बाद वो सब लोग पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं, जहाँ येरिंग और उसके लोग मोचिन को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग सोने से भरी हुई जहाज को लेकर अपने घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं और जहाज में मौजूद सब लोग मोचिन और येरिंग को अपना लीडर मान लेते हैं।
इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि हम अपनी गलतियों को मज़ीद सुधार सकें। मिलते हैं एक और अगली ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।